अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं एजाज सैयद। और ईद स्पेशल इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे 29 रमजान के दिन भी जो सियासी हलचल थी, जो सेनेट के अंदर हल्फ उठाया सेनेटर्स ने, और फिर कायदे ऐवान का इंतखाब किया, चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया, और हल्फ लिया सेनेटर इसहाक डार ने। सेनेटर इसहाक डार कितने पावरफुल हैं, आज हम एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। एक बात करेंगे हम आपके साथ, गो के ईद की छुट्टियां हैं, लेकिन ईद की छुट्टियों के फौरन बाद पाकिस्तान में कौन सी और कितनी बड़ी सियासी हलचल होने जा रही है, उसकी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे जो सेनेटर्स की ईदी हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो एजाज, क्या हाल है, कैसे हैं आप और कैसे गुजरे दिन? आसिफ, मेरे दिन तो ठीक गुजर रहे हैं, लेकिन आज आपने ना ये बड़े शकील किस्म के मौजुआत पर बात की है। आपने दूसरी लाइट बात नहीं की। लाइट बात भी करेंगे, प्रोग्राम शुरू हो जाए फिर लाइट बात भी करेंगे। तो आसिफ साहब, एजाज, जी हमारे जी, हमारे बहुत सारे देखने वाले हैं, उनको दो चीजें आपके बारे में नहीं पता जो मुझे पता है और हमारे सारे न्यूज रूम को भी पता है। एक तो ये कि आपकी हिस्से मिजाज बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से, और मैं हमेशा से इसका बहुत रिफ रहा हूं। और आसिफ, दूसरी बात यह है कि आप आसिफ जो है वो खुशगुलू भी हैं, गाते बहुत अच्छा है। जब आसिफ न्यूज रूम में गाते हैं तो न्यूज रूम के तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ इनको सुनते हैं। तो ये बातें जो है ना, ये आसिफ, ये हमारे साथियों को नहीं पता, ये आपको मैं आपके बारे में बता रहा हूं ताकि आज कोई थोड़ा बहुत आपका, आपकी शख्सियत का एक और पहलू भी सामने आए। देखें एजाज, मैं अगर गुनगुनाऊं तो न्यूज रूम वाले बामरे मजबूरी इतनी, उनके ऊपर जो टार्चर होता है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता कि वो बाकी काम छोड़ क्यों ना नहीं दे। नहीं नहीं आसिफ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मेरा नहीं वो ख्याल कि वो ये जिस जगह पे हम बैठते हैं वो मजबूरी वाले लोग हैं। मैं ना आपको एक 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 छोटा सा एक वो लतीफा सुनाता हूँ कि एक मेरी तरह ही कोई गुनगुनाने वाला था ना। तो गर्मियों के दिन थे और लोग छतों के ऊपर सोए हुए थे। तो एक बच्चे ने ना अचानक रोना शुरू कर दी। तो अब जो कोई उसका कोई बड़ा था, मेरी तरह का कोई सिंगर था, शोकिया, उसने बच्चे को चुप कराने के लिए ना लोरी देनी शुरू कर दी। तो कुछ उसने गुनगुनाना शुरू किया। तो थोड़ी देर बाद साथ वाले छत से आवाज आई, वे भरावा, तू चुप कर जा, बच्चे ਨੂੰ रोन दे। ठीक है। तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में आसिफ, आप, अगर मैं ये कहूंगा, अगर आप मेहरबानी करके कुछ सुना दें ना, तो ये देखने तो वाले खुद फैसला कर लेंगे। ये देखने वाले खुद फैसला कर लेंगे कि अच्छा, भरावाला चक्कर है या कोई नहीं चक्कर हो रहा नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले हम थोड़ा सा ना जो खबरें हैं उन पे बात करते हैं और फिर आखिर में मैं गुनगुना दूंगा, है। आपकी चलो फरमाइश चलो है, मैं ठीक। जरूर दूँ। हाँ नहीं, बड़ी मोहब्बत, जी। बड़ी मोहब्बत। अच्छा तो आसिफ, एजाज, हाँ हाँ प्लीज बताएं। एजाज, आज हल्फ भी लिया सेनेटर इसहाक डार ने, प्रिजाइड किया इजलास को, क्योंकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं थे। तो उसके बाद अहम पोजीशनें भी हैं उनके पास। तो इसहाक डार साहब अब कायदे ऐवान भी आ रहे हैं, तो कितने पावरफुल होंगे इसहाक डार इस सारे सिस्टम के अंदर? आसिफ, इसहाक डार साहब समेत आज आपको पता है नए सेनेटर्स कमोबेश 43 नए सेनेटर्स हैं वो जो ईवान में आए हैं कमोबेश। तो नए सेनेटर्स, जाहिर है आपको पता है, मोहसिन नकवी, और उनसे भी अहम जनाब अनवार काकड़, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो भी आ गए हैं। और बहुत सारे नाम, परवेज रशीद साहब वो वापस आ गए हैं। मुझे परवेज रशीद साहब के आने की खुशी है कि एक पॉलिटिकल वर्कर वापस आया है। इसी तरह और भी बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, जिन पर तनकीद भी की जा सकती है, तारीफ भी की जा सकती है। लेकिन एनी हाउ, मेरा ये ख्याल है कि आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो ये है, वो नोटिफिकेशन है जो शहबाज शरीफ साहब ने जारी किया है इसहाक डार साहब के बारे में, और उनको कायदे ईवान भी करार दिया है ईवान के अंदर, सेनेट के अंदर। अच्छा, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसहाक डार ने प्रिजाइड भी किया है। आज की प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो थे आज के इजलास के। और आपको पता है आसिफ के इसहाक डार साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के वो कैंडिडेट थे, और तकरीबन उनके मामला तय हो गए थे। और जरा ये बात कहती है अजीब लगती है, लेकिन वो जो खबर थी उस खबर ने बर्बाद कर दिया, वो सारा मामला उनका खराब हो गया। तो तकरीबन वो वजीर आजम बन गए थे, निगरान वजीर आजम वो बन गए थे। अब जरा देखिए, डार साहब की जो फोटे है वो है इकोनॉमी, उन पे उनको नहीं रखा गया, उसकी बहुत लंबी बात है।
कुछ पिंडी वालों को भी एतराज था, कुछ और लोगों को भी एतराज था, कुछ वो शायद परफॉर्म नहीं कर पाए या जो भी है, उन्हें वजीर खारजा बना दिया गया, जो उनका काम नहीं है। ठीक है। फिर उनको एक और बड़ा अहम ओहदा दिया गया, उन्हें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लगा दिया गया मेंबर के तौर पे कि ये सूबों के दरमियान जब भी कोई इख्तलाफात होते हैं तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आएंगे, जो 2 वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म नॉमिनेट करता है, उनमें भी एक जनाब इसहाक डार साहब है। ठीक है। और तीसरा वो कायदे-ए-ईवान भी हैं। अब सेनेट के अंदर कायदे-ए-ईवान भी है, तो ये मैं हैरान हूं कि इसहाक डार साहब, ठीक है वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, और शहबाज शरीफ साहब की काबीना में अगर नवाज शरीफ साहब का अगर कोई के बरह रास्त नुमाइंदा तो वो इसहाक डार साहब हैं, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं बिल्कुल एक ही तरफ, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और मैं प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए, और बतौर जर्नलिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से तमाम नजरें हैं ना इसहाक डार साहब के ऊपर, और आखिरी दौर में भी तमाम नजरें उनके ऊपर थी नवाज शरीफ साहब से उनके ताल्लुक की वजह से, मैं एक बात अपने अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूं, अंदाजे के मुताबिक मेरी बात लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि इस काबीना में, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन मेरा अंदाजा ये है, बेस्ड ऑन माई बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इस काबीना की जो इनिशियल कैजुअलिटीज बनेंगी ना, या जिन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद आएगी, इसहाक डार साहब उनमें पहले नंबर पर होंगे, सबसे पहले नंबर पर इसहाक डार साहब होंगे। एजाज देखें, मैं थोड़ा सा इसमें एक मामला ये आपके सामने लाना चाहता हूं कि इसहाक डार, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मियां साहब के रिश्तेदार भी हैं और वो ट्रस्ट भी करते हैं, और उनकी टीम के हमेशा ओपनर भी रहे हैं और इससे पहले इकॉनमी को देखते थे। तो लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान का जो बेसिक हमारा चैलेंज है, सबसे बुनियादी चैलेंज है, वो है इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर, जिसको अब सारा मुल्क जानता है कि हम कैसे डिफॉल्ट होने जा रहे थे, और अभी भी हमारे कितने बड़े बड़े कर्जे हैं और किस्त देने के लिए भी हमको सूद देना पड़ता है और ये सारा कुछ। लेकिन इस दफा इकॉनमी पे जो बंदा लाया गया है, वो क्योंकि ताकतवर हलकों की अपनी चॉइस है, तो इस हुकूमत पे कम से कम इस फ्रंट पे कोई इल्जामात उस तरीके से नहीं लग सकेंगे। लेकिन हुकूमत अपने आप को बिल्कुल भी आउट नहीं करना चाहती, तो उन्होंने अपने ही जो उनके एक्सपर्ट हैं उनको जरूर रखा, मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर भी रखा, और वो समझते हैं कि क्योंकि ये जानते हैं डार साहब इन मामला को, तो वो समझते हैं कि ये हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे इन फोरम्स के अंदर। बाकी जो होता है ना पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसके बारे में मैं एक बात कहता होता हूं कि आपको सिर्फ इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि बयान सिर्फ आपने लिखे हुए पढ़ने होते हैं, और वो पॉलिसी जहां से आती है वो आपको भी पता है। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर आपका कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेता, पॉलिसी डिसीजन कहीं और होते हैं, आपने सिर्फ उसको पढ़ना होता है, अंग्रेजी अच्छी हो तो और अच्छा हो जाता है। लेकिन और उसके साथ भी आप देखेंगे इसहाक डार के साथ फिर 2 बंदे लगाए गए हैं उनके, वो अकेले नहीं है उसमें, उनके साथ भी। तो मुझे ये लगता है कि जो सबसे बड़ा खदशा था ना, जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत पे जब उन्हें लाया गया था तो कहा भी गया था कि 6 माह आपने पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी करनी है और सारा, तो एक ही चैलेंज था इकॉनमी का था। और असद उमर जो थे, उन्हें कमोबेश 8 साल से पता था कि मैंने कभी ना कभी इस मुल्क का वजीर खजाना बनना है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान है आपके पास, तो उन्होंने कहा जी मैं अल्लामा इकबाल का कलाम सुनता हूं और मुझे सुबह सुबह वो बड़ा मजा देता है, और देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और हम इंशाल्लाह मुल्क को आगे लेके जाएंगे। और आपने देखा कि 3 महीने के अंदर उनको हटाना पड़ा, और वजीर आजम दूसरी तरफ और असद उमर दूसरी तरफ मुंह करके एयरपोर्ट के ऊपर बैठे रहे। तो उस फ्रंट के ऊपर बहुत बड़ा एक फेलियर हुआ था, और एक्चुअली उसी फ्रंट पे फेलियर की वजह से ही बाकी चीजें भी फिर उस हुकूमत की खराब हुई थी। इस हुकूमत को जहां पे लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने सारे ताकतवर मिनिस्ट्रियां दे दी हैं ताकतवर हलकों के लोगों को, तो दूसरी तरफ ये इनको कम से कम इन माजों के ऊपर आप फिर जवाबदेह भी नहीं होना पड़ेगा। अवामी अदालत में तो यकीनन जवाबदेह होना पड़ेगा, लेकिन ताकतवर हलकों के सामने आपको जवाबदेह इसलिए नहीं होना पड़ेगा कि आपने अपनी चॉइस के लोग लगाए, तो ये तो हमारी टीम नहीं है कि हम इसमें आपको जवाब दें। और दूसरा फिर आप जो देखेंगे बैनुल अक़वामी दौरों से जो पैसे कैसे आने वाली बात होती है, अगर सऊदी अरब से $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की जो बात हो रही है, इसकी कोई अगले 6 माह में कोई एग्जीक्यूशन होती है, चीजें फॉरवर्ड होती हैं, तो देखें सिर्फ खबर आने से आपका स्टॉक शक बेहतर हो गया। तो मुझे ये लगता है कि शायद उतना बड़ा डिजास्टर या उस तरह नहीं होगा। बेसिकली तो देखें ना, अगर पेज किन चीजों पे पड़ता है, या फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मियां साहब से पहले झगड़ा रहा है,
फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पड़ोसी ममालिक के। लेकिन इस दफा मुझे नहीं लगता कि इसहाक डार जितने मर्जी ताकतवर मिनिस्टर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई सोलो फ्लाइट लेंगे। वो यकीनन पिंडी को और उनकी सारी चीजों को लेके चलेंगे। तो लेट्स सी। लेकिन इतनी ज्यादा पावर, आपकी बात दुरुस्त है कि इतनी ज्यादा पावर हमेशा अनबैलेंस कर देती है चीजों को, और इम्कान रहता है कि गलती का इम्कान हो जाएगा, सफा फट जाएगा, गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। तो 12 एक चांस उसका है। लेकिन आसिफ दूसरी बात यह है ना कि गलती का इम्कान हो ना हो, आपके ऊपर नजरें इतनी ज्यादा आ जाती है ना। आप देखें ना, पूरी जो शहबाज शरीफ का काबीना एक तरफ है, 2-3 वजीरों के ऊपर सबसे ज्यादा नजरें हैं। नंबर 1, लेकिन पहला नंबर इसहाक डार साहब के ऊपर बहुत ज्यादा नजर है। अच्छा, और हम लोग जो है, हमने मोहसिन नकवी के ऊपर भी बड़ी नजर जमाई हुई है, और जमानी चाहिए, ये नहीं कि जमानी नहीं चाहिए। वजीर खजाना के ऊपर भी है, लेकिन मोहसिन नकवी और वजीर खजाना के ऊपर जो हमने नजर जमाई हुई है, वो इसलिए नहीं कि वो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, वो इसलिए कि वो शायद किसी और के नुमाइंदे हैं, इसलिए नजर। इसहाक डार साहब जो हैं, उनके ऊपर मैं और आप नजर ना भी जमाए ना, तो अदरवाइज सारे लोग उनके ऊपर नजर जमा कर रखते हैं, क्योंकि सियासतदान तो आपको पता है इजी टारगेट होते हैं ना। माजी में भी जब नवाज शरीफ को टारगेट करना था तो इसहाक डार को पहले आप टारगेट करते थे, ठीक है, या नवाज शरीफ के और करीबी साथियों को करते थे। तो ये मेरा पॉइंट ये है कि जब आप एक बंदे को, डार साहब को, मैं उनको जाती तौर पे मुखालिफ नहीं हूं, या उनको मेरी कोई मुखालफत तो नहीं है, मैं जाती तौर पे उन्हें एक इंसानी तौर पे बड़ा अच्छा आदमी समझता हूं। अगले दिन एक सफारती तकरीब में हमारी मुलाकात भी हुई, जिसमें हमारी गपशप हुई, और वो उसमें बड़े वो मुतमिन थे, और वो कह रहे थे कि जी मेरी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इकोनॉमी के बेस के ऊपर फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसको आगे लेकर जाऊंगा, और अपनी टीम को मैंने बता दिया है, विच इज ए उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इज अ गुड थिंग। लेकिन जब इतने ज्यादा ओहदे एक बंदे को मिलने लग पड़ते हैं, या वो लेने लग पड़ता है, जो भी वट एवर द सिचुएशन इज दिस, तो मेरा ये ख्याल है, एक तो ये है कि वो अपना काम भी बेहतर तरीके से कर नहीं सकता, और दूसरा ये है कि वो गैर जरूरी तवज्जो का मरकज भी बन जाता है, जिससे अल्टीमेटली उसको नुकसान होता है। अच्छा, मैं एजाज इस तरह देखता हूं कि क्योंकि इस दफा ना इस सारे मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर जो ग्रैफ किए हुए हैं ना, वो इस मामले में जो दूल्हा नंबर 1 है, वो है मोहसिन नकवी साहब। ऐसे ही वो पीसीबी में भी हैं, और वजारत दाखिला में भी हैं, और ताकतवर हलकों के मुशीर भी हैं, और फिर उनकी ना मरकज की अपनी क़यादत से बन रही है, और ना सूबाई जो है पंजाब की, उससे बन रही है। तो मेरा ख्याल है पहला जो तमाशा लगना है वो शायद उनकी मिनिस्ट्री और उनके गिर्द लगना है। और उसमें एक फर्क है कि वो गैर मुंतखब आदमी हैं, वो किसी को उस तरह जवाबदेह नहीं है। और सियासी जमातों में बहरहाल ये होता है कि किसी ना किसी को फिर उन जवाब देने पड़ते हैं। अगर इसहाक डार साहब बेशक सेनेटर हों, लेकिन मुस्लिम लीग नून को उनके अमाल का जवाब देना पड़ेगा, जो भी हो। आसिफ, आखिरी एक बात करता हूं और बात आगे बढ़ाते हैं। जो मोहसिन नकवी जिनके नुमाइंदे हैं ना, मोहसिन नकवी नुमाइंदे, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, वो नुमाइंदे हैं पिंडी के, ठीक है। और पिंडी के नुमाइंदों की जो हिफाजत है ना, वो सियासी एंटिटीज भी करती हैं, और जिनके नुमाइंदे हैं वो भी करते हैं। तो खैर ये लंबी बात आगे चली जाएगी। लेकिन एजाज नहीं, इस पे एक लास्ट बात आप ये ले लें। देखें, जितने मर्जी लोग ताकतवर हों, लेकिन जब वो लाइबिलिटी बन जाते हैं ना, तो फिर लाइबिलिटी से सिर्फ जान छुड़ाई जाती है। अब जब आप बात कर रहे थे, एक से ज्यादा ओहदे जब होते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते। देखें, वजीर दाखिला को पहली सलामी जो है वो यहाँ पे डाकुओं ने दी है, जिसमें आप देखें कि वो फॉरनर खातून को और उनको लूटा गया। तो इस्लामाबाद में इस तरह, इस्लामाबाद के शहरी तो ऑलरेडी लूट रहे थे, यहाँ पे 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया आईजी की सीट पे बंदा नहीं है। और ये मैं समझता हूँ फेलियर है कि आप एक आईजी आपने पहले एक अंधाधुंध हटा दिया, अगला आपने वो आईजी मांग लिया जो कि ऑलरेडी एक टीम में काम कर रहा है, और उसको मना कर दिया सूबाई हुकूमत ने कि आप नहीं जा सकते। तो ये इस्लामाबाद के शहरियों का तो लूटना मामूल है, लेकिन जिस तरीके से फॉरनर्स को लूटा गया मार्गला हिल्स के ऊपर, मैं समझता हूं डाकुओं ने सलामी दे दी है। वजीर दाखिला साहब को अब बयानों से और मजम्मतों से आगे निकलना होगा, और अपना कोई चमत्कार अगर कोई वाकई है तो दिखाना पड़ेगा फील्ड के अंदर आके। तो वो अपना अगर वो नहीं करेंगे फोकस, वो लूज कर देंगे, वो पॉपुलैरिटी को लूज करेंगे जो उन्होंने बनाई हुई है कि मैं बड़ा मुतहरिक वज़ीर आला। जी प्लीज। अच्छा आसिफ, ईद के बाद जो है बड़ा सियासी होने जा रही है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर बात करें, बहुत लंबी बात हो गई। जी एजाज, आज देखें ना, आज सेनेट तो में फिर अपनी तो बताएं क्या देख रहे हैं आप।
देखिए एजाज, दो चीजें हैं। एक तो आज आपने सेनेट में देख लिया कि किस तरीके से प्रोटेस्ट किया पीटीआई के लोगों ने, और ये वैसे वो भी अनप्रेसिडेंटेड वाकया रहा है कि आपकी सूबाई असेंबली की नुमाइंदगी नहीं है सेनेट में अभी तक, एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, ठीक है। और उसके बावजूद आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन किया है। वो कि उससे नताइज पे फर्क नहीं पड़ना था, नंबर गेम में डिफरेंस इतना ज्यादा है, लेकिन एक इलेक्टोरल कॉलेज की अगर आप बात करें तो वो उस तरीके से उसमें शामिल नहीं हुआ, और ये चीजें जो है ना ये अच्छी नहीं होती, जमहूरी रिवायात के और नॉर्म्स के अगेंस्ट है ये चीजें। बहरहाल देखिए, आज भी प्रोटेस्ट हुआ और फिर कौमी असम्बली के इजलास की रिक्वेजिशन भी दी थी, और उस पर इजलास भी तलब हो गया। ईद के फौरन बाद स्पीकर ने इजलास बुला लिया हुआ। तो और उसके बाद ईद के बाद जो 6 तारीख का जलसा था पीटीआई का, उसके बाद उन्होंने कहा ईद के बाद हम रोडों पे भी नजर आएंगे, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब गर्मी तेज होगी तो सियासी मैदान में भी हिद्दत बढ़ेगी, दर्जा हरारत बढ़ेगा, और मामला जो हैं वो मजीद जो हैं वो हमें नजर आता है कि उनमें काफी खींचातानी होगी आने वाले दिनों के अंदर। आप कुछ इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मुख्तसर सी बात आसिफ, आपको मैं खबर देता जाऊं। हमने उस दिन मैंने रिपोर्ट कार्ड में भी ये डिस्कस हुआ था कि इमरान खान साहब का वापस आने का इम्कान है मई के महीने में, अप्रैल में या मई के महीने में। लेकिन इसमें बड़ी अहम है, मेरी इतला ये है कि इमरान खान साहब अब जो काम भी कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखी जा रही है बड़ी क्लोजली, बहुत क्लोजली, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनकी जमानत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और उनके वजीर आला दे रहे हैं कि ये तंग नहीं करेंगे एस्टैब्लिशमेंट। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान, ये जो टाइम है, अगर इमरान खान साहब इसको ठीक गुजर गए तो वो शायद बाहर निकल आए, और इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वो निकलेंगे, अगर वो निकले तो, कि वो हुकूमत को तंग नहीं करेंगे। अब वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है ये मुझे और आपको पता है, उन पर ट्रस्ट कितना किया जाएगा ये भी मुझे और आपको पता है, वो कितना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता वो मुझे भी आपको भी पता है। देखना ये है कि वो बाहर निकल पाएंगे या नहीं, यानी कि जो उनके ऊपर चेक है उसके ऊपर पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। तो अगर वो निकल आते हैं तो फिर सिचुएशन कुछ और होगी, और अगर नहीं निकलते इसका मतलब है कि वो चाहेंगे कि वो लड़ाई करते रहे, और अगर वो चाहेंगे कि लड़ाई करते रहेंगे तो अंदर बैठ के भी बाहर की जोड़ तोड़ वो करते रहेंगे। एजाज, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं जो उन्होंने बड़ा सख्त एक लास्ट बयान दिया था जिसमें टॉप मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने एलेज किया था कि मुझे कुछ हो गया तो फलां जिम्मेदार होगा, ये वो। आप समझते हैं कि कोई बातचीत हो रही हो तो इस तरह के बयान आते हैं लीडरशिप की तरफ से? आसिफ मेरे पास जो खबर थी ना वो उससे पहले की खबर थी, मैंने बाद में चेक नहीं किया कि बाद में क्या हुआ है, क्योंकि ये जो बयान है टॉप लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को एक्यूज करना, ये तो बयान ये है कि मामला आगे नहीं बढ़ने। इसका मतलब तो ये है कि आगे बात नहीं बढ़नी। नहीं, इसका मतलब ये तो यही बात बताती है कि शायद, इसका एक मतलब ये नहीं होता है ना कि दबाव बढ़ा के कि आप बात करें वो, लेकिन आसिफ ये भी तो देख लेना कि वो जिनको ब्लैकमेल करने की जिस साहब को कोशिश कर रहे हैं, वो अभी तक उन्होंने कोई ऐसा ब्लैकमेल होने वाला काम नहीं किया कि वो ब्लैकमेल हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ जी एजाज। लेकिन चलें, खैर आने वाले दिनों में बातें, मुझे वैसे पर्सनली ये लगता है कि ये जो बयान उन्होंने दिया ना, ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दिया है। तो या तो ये किसी डेडलॉक की वजह से दिया है, और या मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे उनसे तो उन्होंने दिया है कि आप मेरे से मुज़ाकरात करें। फिर वो ये कह रहे हैं मैं फौज के कभी खिलाफ नहीं रहा। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी आपने तो क्योंकि चोरों से हाथ मिलाया तो आपकी पॉपुलैरिटी गिरी, यानी कि अगर आप मेरे से हाथ मिलाएं तो फिर ठीक है। और बाकी ये कि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो चोर हैं, मैं ठीक हूं, आप मेरे से हाथ मिलाएं तो गाड़ी आगे चल सकती है। यानी कि वो जो हमारे दोस्त सिविल बालादस्ती का बयानिया बताते हैं पीटीआई का, उस तरह की कोई बात खान साहब के बयान से तो कम से कम सामने नहीं आई। आसिफ वो कभी भी नहीं थी, वो कभी भी नहीं थी। हमारे जो दोस्त हैं बस ठीक है वो चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है हमारे वक्त में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने भी कॉम्प्रोमाइज किया, जरदारी साहब तो खुले डुले हैं, वो तो ओपन मामलात रखते हैं, और इमरान खान साहब की भी यही है कि रास्ता पिंडी से ही आता है। खैर आसिफ छोड़े, ये बातें होती रहेंगी, छोड़ी यार, अब कोई हमें अपना गुनगुना कर बताए। मैं यार वो पहले
सेनेटरों की ईद की बात रह गई है ना तो शायद, जी वो तो कर ली आपस में ईद उन्होंने, होंगे। आसिफ हमने कर ली ईद उनकी, छोड़े उनको, हमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मेरे तो माइक भी नहीं लगा हुआ और मेरा इतना, यार आपने वो बता दिया, मैं तो वैसे आसिफ ही मुझे बड़ी क्लियर नॉर्मल सा। आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज बड़ी अच्छा। क्लियर आ रही। अच्छा चले, मैं अपनी अब पसंद का, आप अपनी पसंद का। आ, आप अब कह रहे हैं, मैं कुछ हल्का सा गुनगुना देता हूँ। मैं वैसे मेदी साहब को बड़ा सुनता रहा हूँ, तो उन्हीं का एक छोटा सा मैं। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, वाह वाह वाह। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, चाहे कहीं रहे तो, चाहे कहीं भी जाए, चाहे कहीं रहे तो, चाहे कहीं भी जाए, झोंका हवा का खुशबू तेरी खुशी की लाए, आंखों में तेरी आंसू देखूं कभी न ढलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। वाह 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 आसिफ जी, बहुत बहुत खूबसूरत। मलका तरन्नुम नूरजहां को भी आप जिस तरह गाते हैं यार, वो भी कमाल है। तो मैं आपसे दरख्वास्त ये वो करूंगा यार, कभी नहीं, कभी हमें वो सुना दिया जी करें। जी, इंशाल्लाह फिर कभी सही। और बाकी शाह साहब, जितने हमारे सुनने वाले हैं ना, उन सबको ईद की मुबारकबाद भी खुसूसी दे दें। जितना आसिफ आपको भी, हमें, आपकी फैमिली को भी, आपके लव्ड वंस को भी, सबको, और देखने वालों को सबको ईद मुबारक। और बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी। और हमारे जितने लोग जो भी हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और उसके बाद अच्छा या बुरा जो भी कमेंट करते हैं, हमें इस काबिल समझते हैं कि हमें कमेंट करते हैं, उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप सबको, आपकी फैमिलियों को, हमारे इस मुल्क को और आलम इस्लाम को अल्लाह ताला जो है ना, हमारे लिए खुशियों के जो है वो दिन लेके आए, हमारे लिए बेहतरी के दिन लेके आए, हमें आगे लेके जाए बतौर कौम। और एजाज, मैं आपका मुंतजिर रहूंगा, ईद पे आपने आना है मेरी तरफ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात फैमिली को होगी। लेके आइएगा, आपको, आपकी फैमिली को, और टॉक शॉक की सारी टीम को भी, और सारी पाकिस्तानी कौम को, उम्मत मुस्लिमा को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वो कराची में हमारे दोस्त बैठे हैं, सुहेब और अदनान, उनको और हमारी इधर टीम, इन मुबारक। सबको सबको सब दोस्तों को ईद मुबारक, सब दोस्तों को।